गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम मरणोत्तर काल के बारे में जानेंगे। तो मरणोत्तर काल में हम लोग 3 खंड में अध्ययन करेंगे मरणोत्तर काल का। पहला खंड में हम लोग अध्ययन करेंगे कि उत्तर भारत के वंश पढ़ेंगे, दूसरे भाग में हम लोग दक्षिण भारत के वंश पढ़ेंगे और तीसरे में उत्तर मौर्य काल के जो विदेशी आक्रमण थे जैसे बैक्ट्रियन, ग्रीक हो गया, शक, पहलवान, कुषाण, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो इस मरणोत्तर काल पे हम लोग तीन खंड में अध्ययन करेंगे। तो इस पर लगभग 3 वीडियो आएगी। तो ये पहली वीडियो हम लोग उत्तर भारत के वंश पे अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत के वंश जो मौर्य काल के बाद का पीरियड है, उसके बाद उत्तर भारत में कौन कौन से वंश आते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इस मरणोत्तर काल का जो टाइम पीरियड लगभग माना जाता है 184 ईसा पूर्व से 275 ईस्वी तक। ठीक, ये BC है, ये AD है, मतलब ये ईसा पूर्व है, मतलब ईसा पूर्व, और ये क्या है, ईस्वी है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर भारत के वंश। उत्तर भारत के वंश में सबसे पहले हम लोग शुंग वंश का अध्ययन करेंगे। तो शुंग वंश जो है 184 शुंग वंश 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक, तो पुष्यमित्र इतिहास में सेनानी के नाम से ज़्यादा चर्चित हुआ। ठीक, पुष्यमित्र की उपलब्धियाँ कौन कौन सी है? गार्गी संहिता, महाभास, मालविकाग्निमित्रम से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने यूनानियों को पराजित किया। किसी भी साधन से पता नहीं चलता कि पुष्यमित्र ने किस यूनानी को पराजित किया। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि पुष्यमित्र ने यवन आक्रमणकारी डिमेट्रियस को पराजित किया। ठीक, तो किसको पराजित किया? डिमेट्रियस को। मालविकाग्निमित्रम से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने विदर्भ विजय किया। पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र जो विदिशा का उपराजा था, उसने विदर्भ के यज्ञसेन को पराजित करने के लिए सेनापति वीरसेन को भेजा। किसको भेजा था? वीरसेन को भेजा था। अगला जो बिंदु है बहुत इंपॉर्टेंट है कि धनदेव के अयोध्या लेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध कराए थे। तो कौन से लेख से हमें 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है? अयोध्या लेख। तो अयोध्या लेख से हमें पुष्यमित्र के 2 अश्वमेध की जानकारी मिलती है। एक अश्वमेध यज्ञ में पतंजलि ने पुरोहित का कार्य किया था। तो पतंजलि जो थे पुरोहित का कार्य किए थे। पुष्यमित्र शुंग दिव्यावदान, तिब्बती लेखक तारानाथ व क्षेमेंद्र द्वारा रचित अवदान कल्पलता के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रति अत्याचारी प्रमाणित होता है। तो पुष्यमित्र शुंग जो था वो बौद्ध धर्म के प्रति अत्याचारी व्यवहार करता था। इसकी जानकारी जो हमें तिब्बती लेखक तारानाथ की रचित पुस्तक से और दिव्य अवदान से हमें जानकारी मिलती है कि वो बौद्ध धर्म के प्रति अत्याचारी व्यवहार करता था। अगला पॉइंट है साहित्य शुंग राजाओं को बौद्ध धर्म के प्रति अत्याचारी बताता है, किंतु कला इस बात का प्रमाणित करती है कि मध्य प्रदेश में सतना के समीप भरभूत का जो स्तूप है शुंग काल में बनाया गया है। तो जो हमें स्थापत्य कला के प्रमाण मिलते हैं, जो सांची का भरभूत का जो स्तूप है वहाँ से तो प्रमाणित होता है कि नहीं भाई वो बौद्ध धर्म के प्रति अत्याचारी नहीं था। अगर बौद्ध धर्म के अत्याचारी होता तो भरभूत का इस प्रकार का स्तूप हम लोगों को नहीं मिलता। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में क्रमशः अग्निमित्र, सुज्येष्ठ व वासुमित्र शासक बने। तो कौन कौन शासक बने? अग्निमित्र बनता है, सुज्येष्ठ बनता है, वासुमित्र शासक बने। वासुमित्र की हत्या मुझदेव नामक व्यक्ति द्वारा नृत्य का आनंद लेते समय कराई। वासुमित्र के बाद शुंग वंश में क्रमशः आंध्रक, पुलिन, घोष व वज्रमित्र शासक बने। शुंग वंश के 90वें शासक भागभद्र के समय कौन? भागभद्र के समय यूनानी हेलियोडोरस भारत आया था। इसने विदिशा MP में समीप बेसनगर में भगवान वासुदेव कृष्ण के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। तो गरुड़ स्तंभ कौन स्थापित करवाया था? उत्तर मौर्य काल में भारतीय इतिहास का वह समय है। उत्तर मौर्य काल भारतीय इतिहास का वह समय है जब अधिकांश विदेशियों ने भारतीय सभ्यता व संस्कृति को स्वीकार कर लिया था। बेसनगर लेख में लिखा है कि 3 अमर साधनों द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है: आत्मसंयम, त्याग और अप्रमदा, मतलब सतर्कता। शुंग वंश का अंतिम जो शासक था देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव कर्ण के द्वारा कर दी गई थी। हर्षचरित व विष्णु पुराण में ये जानकारी हमें मिलती है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, जिसकी हत्या करता है कौन? वासुदेव कर्ण करता है।
जिसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्षचरित और विष्णु पुराण से। अच्छा, वासुदेव कर्ण कौन था? ये देवभूति का मंत्री था, अमात्य था। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में मानी जाती है। तो मनुस्मृति कब रचित हुई? शुंग काल में। मनुस्मृति की रचना काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच माना जाता है। मनुस्मृति में कट्टर ब्राह्मण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अब आते हैं, देवभूति की हत्या कर दिया है वासुदेव कर्ण, तब वो कौन सा वंश का स्थापना करेगा? कर्ण वंश का स्थापना करेगा। तो अब हम आते हैं कर्ण वंश। ये कौन सा है? कर्ण वंश। तो कर्ण वंश जो स्थापना होती है वो 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के बीच में ये शासनकाल चलता है, जिसका संस्थापक कौन था? वासुदेव था। वासुदेव के बाद इस वंश में क्रमशः भूमिमित्र, नारायण व सुशर्मा शासन भरे। वायु पुराण के अनुसार सिमुख सातवाहन ने कर्ण व सुशर्मा कुमार के शुंगों की बची हुई शक्ति का विनाश करके राज्य स्थापित किया। कर्ण शासक भी शुंगों की तरह ब्राह्मण थे, वह वैदिक धर्म माना करते थे। पुराणों से हमें जानकारी मिलती है कि कर्ण शासक सदाचारी थे। पुराण लिखते हैं कि कर्ण शासक सदाचारी थे। ठीक, तो ये होता है हमारे उत्तर भारत के जो शासक थे, शुंग वंश और कर्ण वंश, ये हम इसका अध्ययन किया। अब आते हैं दक्षिण भारत के इतिहास में, जो उत्तर मौर्य काल के बाद स्टार्ट होता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दक्षिणापथ और सुदूर दक्षिण, इसमें दो खंड है। देखो, पहला है दक्षिणापथ और दूसरा है सुदूर दक्षिण। तो दक्षिण जो विंध्य पर्वतमाला से यहाँ कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये दक्षिणापथ है। इसमें जो शासक होते हैं, लगभग शासन हुआ वो सातवाहन हुआ। सुदूर दक्षिण में हम लोग पढ़ेंगे चोल, चेर, पांड, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के क्षेत्र से ले होकर कन्याकुमारी तक के दक्षिण भारत के वंश। दक्षिण भारत के इतिहास उसकी पहली बार विस्तृत जानकारी हमें कहाँ मिलती है? उत्तर मौर्य काल में मिलती है। विस्तृत जानकारी उत्तर मौर्य काल से मिलना स्टार्ट होती है। विंध्य पर्वतमाला से लेकर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों का क्षेत्र दक्षिणापथ कहलाता था। कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र सुदूर दक्षिण कहलाता था। ये हम आप लोगों को पहले ही बता चुके थे ऊपर। सातवाहन वंश ने दक्षिणापथ में व संगम युग ने चेर, चोल, पांड जो है सुदूर दक्षिण में राज किया। तो आज हम लोग इस वीडियो में और अध्ययन करेंगे कि ये दक्षिणापथ वाला जो हिस्सा है सातवाहन वंश का, इसका हम लोग अध्ययन कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग सुदूर दक्षिण में चोर, चेर, पांड के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग पहले सातवाहन वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सातवाहन वंश जो है 60 ईसा पूर्व से 230 ईस्वी के बीच में, 203 ईस्वी तक लगभग उस टाइम पीरियड में उसका शासनकाल सातवाहनों का था। पुराणों ने इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश व अभिलेखों में केवल सातवाहन वंश कहा गया। पुराण में क्या कहा गया? आंध्र सातवाहन वंश, अभिलेखों में सातवाहन वंश कहा गया। सातवाहन शासकों को ब्राह्मण वर्ण में रखा जाता है। अभिलेखी व मुद्रा शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर कहा जाता है कि सातवाहनों का मूल स्थान पश्चिमी भारत में कहीं रहा होगा। तो अभिलेखी व मुद्रा शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर सातवाहनों की शक्ति का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान या पैठन था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख वायु प्रमाण के अनुसार जो सातवाहन वंश का संस्थापक था वो कौन था? सिमुख था। सिमुख के बाद सातवाहनों में क्रमशः कृष्ण सतकर्णी फर्स्ट राजा बने। सतकर्णी फर्स्ट सातवाहन का पहला शक्तिशाली शासक था। इस शासक के बारे में इसकी रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से जानकारी मिलती है। सतकर्णी फर्स्ट ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस ग्रंथ के लेखक का नाम नहीं मिलता है भाई। इस ग्रंथ का लेखक यूनानी था, ये कहा जाता है। पेरिप्लस का अर्थ है समुद्री यात्रा, इरिथ्रियन सी का अर्थ है लाल सागर। पेरिप्लस ग्रंथ का एल्डर सोरोगोनस नामक शासक सतकर्णी फर्स्ट को बताया जाता है। जो पेरिप्लस ग्रंथ में एक शासक है एल्डर सोरोगोनस, जो कि सतकर्णी फर्स्ट को बताया जाता है, जिसके समय में भृगुकच्छ व कल्याण प्रमुख बंदरगाह थे। सतकर्णी फर्स्ट व गौतमीपुत्र सतकर्णी के मध्य हमें सातवाहनों का स्पष्ट इतिहास नहीं मिलता है। इसका कारण था कि क्षहरत वंशी शासकों ने सातवाहनों पर आक्रमण किया था। इसी समय संभवतः सातवाहन आंध्र प्रदेश में कहीं चले गए।
सतकर्णी फर्स्ट ने गौतमी पुत्र सतकर्णी के मध्य सातवाहनों के प्रमुख शासक आपीलक, कुंतल हाल हुए थे। कौन कौन सातवाहन सतकर्णी फर्स्ट हुआ गौतमी पुत्र सतकर्णी के मध्य सातवाहनों में प्रमुख शासक अपीलक, कुंतल व हाल हुए थे। तो सबसे पहले संस्थापक सीमोक हो गया, उसके बाद कृष्ण आया, सतकर्णी फर्स्ट आया, उसके बीच में 10 से लेकर 19 तक शासक हुए थे। उसी के दौरान में ही आक्रमण हुआ था। ठीक, उसके बाद आता है गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो प्रमुख भाई शक्तिशाली राजा हुआ, और इसका जो टाइम पीरियड है 106 ईस्वी से 130 ईस्वी के बीच होता है। तो सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की थी। तो सप्तशती ग्रंथ की रचना कौन की थी? हाल ने, जो कि सातवाहन शासक था। हाल की राजसभा में बृहद कथा के लेखक गुणाढ्य व का तंत्र ग्रंथ के लेखक सर्ववर्मन रहते थे। तो सर्ववर्मन और गुणाढ्य किस राजा के दरबार में रहते थे? हाल राजा जो थे उनके दरबार में ऐसे विद्वान रहते थे। सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। अब आते हैं हम लोग गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ, और जो बीच में हम लोग राजा कर छोड़ दिए भाई, जैसे 10 से 19 जो शासक हम लोग नहीं पढ़े, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में पूरा हमें जानकारी भी एक का मदद से नहीं मिलती है, तो इसीलिए नहीं पढ़ते। अब बाकी जैसे सीमोक है भाई, संस्थापक इसके बारे में पढ़े, उसके बाद कृष्ण सतकर्णी फर्स्ट के बारे में हमें जानकारी मिलती है, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में मिलती है। ये शक्तिशाली शासक है, ये भी एक प्रमुख शासक है। तो जो प्रमुख शासक हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन फोकस मतलब ज़्यादा करते हैं अध्ययन के लिए, वो इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए भी। उनकी जानकारी भी प्रमाणिक होती है, हमें कुछ न कुछ साक्ष्य मिले रहते हैं, साहित्यिक साक्ष्य होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, तो उनका हम लोग अध्ययन अवश्य करते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है 106 ईस्वी से 130 ईस्वी के बीच में शासन किया है। यह सातवाहनों का 30वां राजा था। पिता का नाम शिव स्वाति, माता का नाम गौतमी बलश्री। गौतमी पुत्र के बारे में सर्वाधिक जानकारी उसके पुत्र पुलुमावी के 19वें वर्ष के नासिक लेख से जानकारी मिलती है। गौतमी पुत्र की उपलब्धियां हम लोग जान लेते हैं। नासिक लेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी के व्यक्तित्व का सुंदर वर्णन मिलता है। कौन सा लेख से? नासिक लेख से। ठीक, और नासिक लेख से पता चलता है कि गौतमी पुत्र का कई क्षेत्रों पर अधिकार था, जैसे ऋषिक, अस्मक, मूलक, सौराष्ट्र, कुकर, अपरांतक, अनूप, विदर्भ, आकार, अवंती। तो आकार का था ये पूर्वी मालवा था, अवंती का था पश्चिमी मालवा था। ठीक, कुकर जो था पश्चिमी राजपूताना का क्षेत्र था। गौतमी पुत्र का कई पर्वतीय क्षेत्र पर भी अधिकार बताया गया है, जैसे विंध्य, पारियात, कृष्णगिरी, मल्ल, महेंद्र, चोकर आदि। तो कई जगह पे वो पर्वतीय क्षेत्रों पे भी उसका अधिकार था। गौतमी पुत्र के वाहनों को तीनों समुद्रों का पानी पीने वाला बताया गया है। इसे वेड़ा कंटक स्वामी भी कहा जाता है। वेड़ा कंटक स्वामी भी कहा जाता है गौतमी पुत्र को। 3 समुद्र मतलब कैसे? जैसे ये भारत है, तो एक इधर हो गया भाई, ये अरब सागर वाला हो गया, एक इधर, एक समुद्र ये हो गया, एक समुद्र हिंद महासागर, एक बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रकार से तीनों समुद्र का पानी उसका जहाज मतलब जो नौसेना जल सेना थी, उसने तीनों समुद्रों को पानी किया था, मतलब उसके वाहन वहाँ पे गमन किए थे। नासिक लेख में गौतमी पुत्र कहता है कि मैंने चातुर्वर्ण्य संकरता को रोकने का प्रयास किया। चातुर्वर्ण्य संकरता को रोकने का प्रयास किया। इसका मतलब हो गया कि जो चारों वर्ण है, इसमें जो संकरता है मतलब जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसमें क्या होगा, अगर एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण से शादी करेगा तो जो वंश आएगा वो संकर जाति होगा, तो उसको रोका। मतलब अब ब्राह्मण है ब्राह्मण करिए, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य है वैश्य करिए, शूद्र है शूद्र करिए। मतलब इस प्रकार से उसने चतुर्वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया। गौतमी पुत्र को वेदों का आश्रय व द्विज बने श्रेष्ठ ब्राह्मण, द्विजेतर जातियों का संरक्षक करने वाला बताया गया है। जिन्होंने ब्राह्मण, तो उसने ब्राह्मण और वेदों के आश्रय वाला बताया गया है। गौतमी पुत्र ने शहरत वंशी शासकों को पराजित किया। शहरत वंशी शासकों को उसने पराजित किया। इसका प्रमाण क्या है? अब प्रमाण देखते हैं। नासिक लेख, पूना के समीप जोगलथम्बी के शकों के कई सिक्कों
सिक्के प्राप्त हुए जिनमें अधिकांश को गौतमीपुत्र ने पुनः मुद्रित करवाया। जैन ग्रंथ आवश्यक सूत्र से पता चलता है कि गौतमीपुत्र ने शकों को पराजित किया। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी शासक बना। शक शासक रुद्रदामन फर्स्ट ने अपनी पुत्री का विवाह पुलुमावी से किया। तो शक शासक जो रुद्रदामन फर्स्ट था उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे कराया? पुलुमावी से करवाया। कन्हेरी अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह पुलुमावी से किया। तो कौन सा अभिलेख से हमको ये जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन जो है अपनी पुत्री का विवाह पुलुमावी से किया। सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सतकर्णी था। तो सबसे अंतिम जो शक्तिशाली शासक था कौन था? यज्ञश्री सतकर्णी, जो 175 ईस्वी से 203 ईस्वी तक शासन किया। सातवाहन वंश के पतन के बाद दक्षिण पश्चिम में आभीर, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु व कुंतल में चुटू सातकर्णी वंश का उदय हुआ। तो सातवाहनों के पतन के बाद दक्षिण भारत में आभीर आते हैं, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु व कुंतल आते हैं, और इक्ष्वाकु आंध्र प्रदेश में आते हैं, और कुंतल में कौन आते हैं? चुटू सातकर्णी वंश का उदय होता है। अब आते हैं सातवाहन वंश का थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं उसको जान लेते हैं। सातवाहन शासक राजन, महाराज, स्वामिन जैसी उपाधियाँ धारण करते थे। शकों की नकल पर सातवाहनों ने स्वामिन उपाधि धारण की। सातवाहन राजाओं ने अपनी माताओं की इज्जत देने के लिए अपने नाम के पूर्व उनके नाम प्रयुक्त किए। सातवाहनों में सत्ता का प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत ही प्रचलित था। सातवाहनों में साम्राज्य का विभाजन आहारों में मिलता है। आहारों का है एक प्रकार की प्रशासनिक इकाई है। ठीक, सातवाहनों के समय भृगुकच्छ प्रसिद्ध बंदरगाह था जिसे यूनानी बेरी गाजा कहते हैं। जो यूनानी लोग थे उसे क्या कहते हैं? बेरी गाजा कहते हैं। टॉलमी ने बेरी गाजा को विशालतम पण्य नगर मतलब मार्केट टाउन का। सातवाहन काल में निगम शब्द केंद्रीय नगर के लिए मिलता है। सातवाहन काल में निगम शब्द श्रेणी के कार्यालय के लिए काम में लिया गया था। अमरावती व नागार्जुनकोंडा स्तूप सातवाहन वंश व इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के समय निर्मित बताए जाते हैं। कुमार स्वामी नामक विद्वान ने अमरावती की शिल्प कला को विलासी व अति सुकुमार पुष्प कहा। सातवाहनों का समय भांजा, कोंडाने, पीले लखोरी, कार्ले, नासिक मतलब जुन्नार आदि स्थानों पे चैत्य गृहों के लिए प्रसिद्ध है। तो कार्ले भांजा की जो चैत्य है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोंडाने, लखोरे, नासिक, तो ये सब चैत्य गृह इम्पोर्टेंट है। चैत्र की प्रार्थना भवन होते थे जो स्तूपों के समीप बनाए जाते थे। शीशे के सिक्के सातवाहनों द्वारा सर्वप्रथम चलाए गए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शीशे से सिक्का सबसे पहले किसने चलवाया? सातवाहन। ब्राह्मणों को भूमिदान देने वाले शासक सर्वप्रथम सातवाहन थे। तो सातवाहन जो थे ब्राह्मणों को भूमिदान देते थे। इस प्रकार हमारा मौर्योत्तर काल में जो उत्तर भारत के वंश थे वो खत्म हो गया। दक्षिण भारत में हम लोग सातवाहन वंश खत्म कर लिए। अब दक्षिण भारत में हम लोगों को पढ़ना है सुदूर दक्षिण वाले में चोर चेरपाण जो संगम वंश का टाइम पीरियड है। ठीक, तो चलिए ठीक है। सत श्री अकाल, आप सभी को नमस्कार। हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें ताकि हम वीडियो हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम वीडियो बनाते रहें। ठीक, चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।